नमस्कार दोस्तों, हिंदी जंक्शन चैनल पर आप सभी का मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ए स्टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों की जो तैयारी है उसमें गति प्रदान करने के लिए हिंदी जंक्शन हमेशा तत्पर रहा है और आपको मार्गदर्शित कर लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो उसी को जारी रखते हुए आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना राय कमेंट जो है करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, कौन सा वीडियो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 के पेपर 2 यानी पीजीटी का अर्थ है 11th-12th का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप बिहार स्टेट 2025 के पेपर 2 में बैठना चाहते हैं, पीजीटी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100 प्रश्नों को देखिएगा। इसमें 100 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और 100 प्रश्न में आपका कितना सही होता है कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, हिंदी जंक्शन चैनल से जितने लोग जुड़े हैं लगभग 100% बच्चों का जो है ए स्टेट में सफलता हासिल हुआ है। तो उसी तरह जो है निरंतरता बनी रहेगी और आपको जो है तैयारी करने का मौका मिलता रहेगा। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैगलाइन है उस पर खरा उतरकर हिंदी जंक्शन का 100% रिजल्ट ए स्टेट में रहा है। तो आप हिंदी से पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी तरह हम लोग लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे, समय रहा तो, और कम समय रहेगा तो कम से कम तो 10-12 तो ज़रूर देखेंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देखेंगे। और अगर जो समय ज़्यादा रहेगा तो हम लोग जो है जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। एक एक टॉपिक को जो है लेक्चर भी करवाया जाएगा। तो इसी तरह जो है रात्रि को 9 बजे जुड़िएगा चैनल पे और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए। 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से हम आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट देंगे जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, जैसा कि पिछले एग्ज़ाम से चलता आ रहा है। तो अगर इतना चीज़ रखते हैं तो अलग से कहीं भी कोई भी वीडियो प्रैक्टिस सेट या कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं और तैयारी को गति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच पहला प्रश्न सामने आ गया है। बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी प्रैक्टिस सेट 1 यानी आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 जो होने वाली है उसी का पेपर 2 यानी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है इस जो स्टेट होने वाली है उसको संपूर्ण तैयारी को करेंगे। तो हिंदी की संपूर्ण तैयारी यहाँ करवा दी जाएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की प्रथम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? यानी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का जो शुरुआत हुआ था तो जो प्रथम पुस्तक आई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, 4 विकल्प आपसे पूछा जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, उसको जो है टिक करना है और अपनी तैयारी को गति देना है। तो देखिए, पहली पुस्तक जो आई थी वो फ्रेंच भाषा में आई थी, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गारसा दा तासी द्वारा के जो है लिखा गया था। तो गारसा दा तासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में पुस्तक लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की प्रथम पुस्तक जो है फ्रेंच भाषा में आया था। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह जो है प्रश्न रहेगा, यानी आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। रीतिकार को श्रृंगारकार, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, श्रृंगारकार नाम किसने दिया? यानी रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया है? तो
तो ये जो नाम देने वाले हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए रीतिकार को रीतिकार रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या नाम दिया है? यानी जो सर्ग होता है उसे किस नाम से जो है लिखा है, चर्चा किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए सर्ग को जो है चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में समय कहा है, यानी समय के नाम से जो है विभाजित किया है, सर्ग को समय कहा है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपके जितने भी संभावनाएं हैं पूछने का, सभी को चर्चा किया जाएगा और एक एक जो प्रैक्टिस सेट है उसमें विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। करकंड चरियु के रचनाकार कौन हैं? करकंड चरियु के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो देखिए करकंड चरियु जो रचना है वो कनकामर मुनि की रचना है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। ये जो है यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ जो भी प्रश्न समाहित किया गया है बहुत बेहतरीन प्रश्नों को समाहित किया गया है। यानी अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर बीपीएससी 4 में आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सब वीडियो को देखना होगा, क्योंकि यहाँ के सिलेबस से भी वहाँ मैच करेगा। तो आप अगर किसी भी हिंदी से संबंधित कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा। कनकामर मुनि ने करकंड चरियु के रचना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना है? यानी भक्ति कार्य का जो समय है वो कब से कब तक माना है, ये आपको बतानी है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति कार्य का समय माना है वो 1375 संवत से 1700 ईस्वी तक माना है, यानी संवत 1375 से 1700 ईस्वी। अब देखिए प्रश्न उठता है कि ये संवत में है, अगर ईस्वी में पूछा जाएगा तो इसमें जो है 57 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ईस्वी में, और जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा संवत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्न में से कौन असंगत है? यानी यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसमें विकल्पों को देखना है और असंगत को चुनना है। तो देखिए पद्मावत की रचना जो है जायसी की थी, बिल्कुल सही बात है। भ्रमर गीत जो है सूरदास की रचना है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे आता है मृगावती। तो मृगावती जो रचना है वो कुतुबन का है। चंदायन जो है मुर्रा दाऊद का रचना है, तो ये गलत है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब जो है यहाँ देखना है, निम्न में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? यानी निम्न में कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त कवि के श्रेणी में नहीं आते हैं? तो देखिए आरम, बोढ़ा, ठाकुर, घनानंद, ये तीनों जो है रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है और यहाँ नहीं पूछा है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि रीतिकार को जो है कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। तो यहाँ रीति मुक्त से प्रश्न आया था। तो आपके लिए जो है पिछले जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ था उसका भी तैयारी करवाया जा चुका है। अगर आप देखे नहीं हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन आता रहेगा धीरे धीरे। जब भी आएगा तो उसका जो है तैयारी विस्तार से और करवाया जाएगा, और इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट और क्लास को देखते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। रीतिकालीन ग्रंथ काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? यानी काव्य प्रकाश जो रचना है वो किसकी रचना है? तो देखिए काव्य प्रकाश जो रचना है वो चिंतामणि की रचना है,
यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्य प्रकाश के रचनाकार चिंतामणि हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि हैं जो भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। यानी भारतेंदु युग के जो कवि हैं, तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उसके साथ रहने वाले कवियों में नहीं आते हैं। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र तो हैं, राधा कृष्ण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों के तीनों उसके मंडल के कवि हैं। और यहाँ नहीं पूछा है तो राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है अगर आप अच्छे से देख लेते हैं 2-3 बार तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस से एग्जाम पूछा जाता है। जो बहु सब मेरी आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशाना देखी जाई। उक्त पंक्ति किसकी है? यानी ये जो पंक्ति यहाँ पूछी गई है वो किसकी पंक्ति है आपको बतानी है। तो देखिए ये जो पंक्ति पूछा गया है ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र का पंक्ति है, और ये जो है उनके एक नाटक है भारत दुर्दशा, उसी नाटक से लिया हुआ ये पंक्ति है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक गद्य का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, हिंदी का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये इतनी बातें उनके लिए आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ दे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? यानी द्विवेदी युग जो नामकरण किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है ये आपको बतानी है। तो देखिए द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है द्विवेदी युग, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था 1903 से 20 तक, और उन्होंने हिंदी को जो है संश्लिष्ट किया था, यानी शुद्ध हिंदी जो देन है वो इन्हीं का माना जाता है। तो इसीलिए इनके नाम पे द्विवेदी युग नामकरण किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने है प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रिय प्रवास जो रचना है उसका प्रकाशन कब हुआ था आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकता है, हो सकता है पूछते खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1914 में। और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1914 में प्रिय प्रवास का प्रकाशन किया गया था, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया गया है? यानी छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सर्वप्रथम जो प्रयोक्ता थे वो मुटुकधर पांडे थे, यानी उन्होंने ही सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि छायावाद का शुरुआत कब हुआ था, तो 1918 से 1936 तक छायावाद चलता है, जिसके 4 प्रमुख स्तंभ थे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, शिवेंद्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है? देखिए ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ प्रश्न पूछ दिया गया है कि छायावाद के जो 4 स्तंभ है उसमें कौन सा एक शामिल नहीं है। तो देखिए महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, शिवेंद्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है 4 स्तंभ हैं छायावाद के, लेकिन माखन लाल चतुर्वेदी इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। माखन लाल चतुर्वेदी छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य बनाकर बने रहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और साथ ही जो है 100 प्रश्न को देखेंगे तो लगभग 1 घंटा समय लग ही जाएगा। तो इसी तरह आप बने रहिएगा और देखते चलिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। अब प्रश्न पूछ रहा है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। यानी 1936 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है प्रेमचंद को बनाया गया था। प्रेमचंद को बनाया गया था, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना 1936 में, जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और अध्यक्ष प्रेमचंद थे। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में कौन प्रगतिवादी लेखक नहीं है। यानी इसमें से देखना है कि कौन से वैसे लेखक हैं जो प्रगतिवादी नहीं हैं, यानी प्रगतिवादी रचनाएं नहीं की हैं। तो देखिए त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन तीनों जो हैं प्रगतिवादी रचनाकार हैं, लेकिन माखन राज चतुर्वेदी जो हैं प्रगतिवादी रचनाकार नहीं हैं। यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माखन राज चतुर्वेदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा, चाह नहीं मैसूर बाला का गहनों में गुथा जाऊं। ये जो पुष्प की अभिलाषा है इनकी प्रसिद्ध कविता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। यानी तार सप्तक जो आता है उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, जिसे प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। और इसके जो प्रकाशन थे यानी संपादन जो किए थे वो अज्ञेय किए थे। अब प्रश्न उठता है कि तार सप्तक जो है कितने भागों में निकलता है। तो 4 भागों में निकलता है, 1943, 51, 59 और 79 में। तो ये थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में तार सप्तक के कवि नहीं हैं। यानी कौन से कवि हैं जो तार सप्तक के नहीं हैं। तो देखिए अगर पता होगा, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, तो धर्मवीर भारती जो है तार सप्तक के कवि नहीं हैं। और तार सप्तक में जो है 7 कवियों को स्थान दिया गया था। तो धर्मवीर भारती को तार सप्तक में यानी प्रथम सप्तक में नहीं रखा गया था। बाकी नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, ये सब जो है रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, ये सब जो है तार सप्तक के कवि हैं। तो प्रयोग बाद में अगर थोड़ा सा नहीं देखे होंगे तो वहाँ से देखिएगा तो पता चल जाएगा पूरा विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से नकेनवाद के कवि कौन नहीं हैं। यानी कौन से ऐसे कवि हैं जो नकेनवाद के कवि नहीं हैं। तो नकेनवाद में जो है वो बिहार के 3 कवियों ने जो नकेनवाद का शुरुआत किया था। तो बिहार के 3 कवि आते हैं, जिसमें नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, तीनों जो हैं नकेनवाद के कवि हैं, जिनके फर्स्ट लेटर को लेकर के नकेनवाद कहा गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय जो है नकेनवाद में नहीं आते हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की है। यानी विजयदेव नारायण शाही जो हैं वो नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा करते हैं। तो विजयदेव नारायण शाही जो है नई कविता में रघु मानव की प्रतिष्ठितता करते हैं, यानी रघु मानव को प्रतिष्ठित करते हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसी को आपको देखते चलना है और बनाना है। एग्ज़ाम में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगा। खुद देखिएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा तो समझ में आएगा कि हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से आपका तैयारी बिल्कुल जो है 95% सटीकता से के साथ करवाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यानी जो अकविता आंदोलन चला था उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो अकविता आंदोलन का जो प्रवर्तक है श्याम परमार को माना जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अकविता आंदोलन के प्रवर्तक श्याम परमार हैं। आगे बढ़ते हैं,
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना है? यानी रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी का प्रथम कहानी किसे मानते हैं? देखिए, हिंदी का प्रथम कहानी में बहुत सारे लोगों को जो है तरह तरह का इसमें धारणा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम कहानी माना है वो इंदुमती को माना है। यानी इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है उसको मानता है। दुराईवाली जो है बंग मेहरा की रचना है, राजेंद्र बारह घोष का। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का रचना है। एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो ये सब देखिएगा तो समझ में आ रहा है कि इंदुमती को उन्होंने माना है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोपहर का भोजन किसका प्रसिद्ध कहानी है? दोपहर का भोजन किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बताना है। तो दोपहर का भोजन जो प्रसिद्ध कहानी है वो अमरकांत का प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हो सकता है कि आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है और यहाँ स्टेट में भी लगा हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्न उपन्यासों का प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम होगा वो सबसे पहले भाग्यवती आएगा, उसके बाद परीक्षा गुरु आएगा, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी आएगा, उसके बाद निस्सहाय हिंदू आएगा। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देहाती दुनिया किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो देहाती दुनिया जो उपन्यास है वो शिवपूजन सहाय का बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। नाटक के संबंध में यह उक्ति किसका है? यानी नाटक के संबंध में जो ये बातें की गई है वो किसने किया है और जो है उसका सही आंसर देखना है। तो ये जो बात कहते हैं वे रामचंद्र शुक्ल करते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन असंगत है? यानी यहाँ देखना है कि कौन सा जो है असंगत है। तो एक एक चीज़ को देखिएगा। अंधेर नगरी जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, बिल्कुल सही है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है, बिल्कुल सही था। पहला राजा जो नाटक है वो विष्णु प्रभाकर का नहीं है, तो ये गलत है। यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला राजा जो नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर का है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। असंगत पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है, शिव शंभू का चिट्ठा, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? यानी मुक्तिबोध की रचना कौन सा नहीं है ये आपको चुनना है। तो देखिए, कामायनी एक विचार पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की है। और यहाँ नहीं पूछा है, तो नई कविता और अस्तित्ववाद जो है मुक्तिबोध का नहीं है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे दिन वे रोग के रचनाकार कौन हैं? वे दिन वे रोग जो रचना है वो किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की रचना है। विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आप लोगों के सामने है प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। निम्न रचनाओं को प्रकाशन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो रचना है उसको ध्यान से देखिएगा। तो रार तारा, अतीत के चलचित्र, माटी के मूर्ति, मेरा परिवार। तो ये जो है व्यवस्थित क्रम है और ये सब जो है रेखाचित्र संस्मरण है।
तो रेखाचित्र संस्मरण वाले टॉपिक में देखिएगा तो ये विस्तार से दिया गया है कब किसका प्रकाशन हुआ था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया है ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय होगा। तो देखिए आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जिंदगी पे लिखा गया है और इसके रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर हैं। तो विकल्प इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, यानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कानों में कंगना कहानी में किस वन का वर्णन हुआ है? यानी किस वन का वर्णन किया गया है कानों में कंगना कहानी में? तो देखिए इसमें जो वर्णन हुआ है वो ऋषिकेश वन का वर्णन हुआ है, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताना है। तो ये जो कहानी है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चंद्रधर शर्मा गुरेरी का ये जो है रचना है, गुरेरी जी का रचना है। तो ये थोड़ा सा जानकारी में रखना है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहानी का पलौट में दरोगा जी का बारूद की पुड़िया थी। तो कौन जो है दरोगा जी का बारूद की पुड़िया थी ये आपको बताना है। तो देखिए जितने भी कहानी हैं सिलेबस में लगा हुआ विस्तार से बताया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा हुआ रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आगे भी क्लास चलेगा उसमें भी देख सकते हैं। पूरी कहानी पढ़ना है तो अगर आप गूगल पे भी डालिएगा तो ये कहानी आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उनका एक जो है घोड़ी थी जो तुर्की घोड़ी थी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पूस की रात कहानी में हरकू कंबल के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है? तो हरकू जो है कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचा कर के रखता है, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचा कर के रखता है और विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचराइट में किस पर्व के अवसर पर कोयरी यानी कुर्मी टोला में पंचराइट आता है? तो किस पर्व के अवसर पर कुर्मी टोला में पंचराइट आता है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए रामनवमी के पर्व के अवसर पे जो है ये आता है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पंचराइट जो कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु की जो है प्रसिद्ध कहानी है और फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध बिहार से रहा है, जिनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है मैरा आंचल। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है? तो चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए चीफ को सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है वो फुरकरी पसंद आता है, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में भी पूछा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है। आगे है, निम्न में कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा पात्र है जो गोदान उपन्यास का नहीं है? तो देखिए गोबर जो पात्र है गोदान का है, हीरा और सरोज ये तीनों गोदान के पात्र हैं, लेकिन बुधिया जो है गोदान का पात्र नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए पात्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा और बनाते चलिएगा कितना आपका सही हुआ है। अंत में उसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा और देखिएगा कितना सही हुआ है। मैरा आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? मैरा आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है ये आपको बताना है। तो देखिए मैरा आंचल जो उपन्यास है उसमें मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है और मेरीगंज गांव जो है पूर्णिया जिले के, बिहार के जो है पूर्णिया जिले के एक गांव है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैरा आंचल जो उपन्यास है
उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो इसका जो प्रकाशन है 1954 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है और ये जो है आंचलिक उपन्यास है। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। त्यागपत्र में प्रमोद के पिता मृणाल को किस नाम से पुकारते हैं? यानी त्यागपत्र जो उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, उसमें जो प्रमोद के पिता हैं वो मृणाल को किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो उसमें जो है मृणाल को मीनी नाम से पुकारा गया है, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अर्जुन यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उक्त गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? यानी यह जो गीत है चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो गीत है वो कर्नेरिया के द्वारा गाया जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, चंद्रगुप्त नाटक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यहाँ देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। उक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका कथन है? तो ये जो कथन है अंबिका की कथन है, जो अपनी बेटी मरिका को समझाते हुए कहती है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वो मोहन राकेश की रचना है, ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब में पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है? तो गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है? तो इसके अनुसार जो है पृथ्वी पर अब जो मानव आता है भूख और प्यास अपने साथ लेकर के आता है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आचरण की सभ्यता में कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? यानी आचरण की सभ्यता में कौन जो है हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? तो एक ऊंचे कलश वाला जो मंदिर है वो आचरण होता है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी निबंध है। और यहाँ से जो है गद्यांश में भी प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो निबंध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गद्यांश जो पूछा जाता है बीपीएससी 4.0 में वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी निबंध और कहानी लगे हुए हैं पेपर 2 में, उसको अगर अच्छे से आप पढ़ देते हैं तो गद्यांश हो सकता है वहाँ से पूछ दे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसको देखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? बहुत प्रसिद्ध निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसमें नाखून का बढ़ना जो है किसका प्रतीक है? तो इसमें जो बताया गया है कि नाखून का बढ़ना जो है पशुता का प्रतीक है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। यानी सी विकल्प इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है लगभग 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। 100 प्रश्न को देखना है तो 1 घंटा लगभग समय लग ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, श्रद्धा और भक्ति निबंध में किसके योग का नाम भक्ति है? श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार किसके योग का नाम जो है भक्ति है, ये आपको बताना है। तो श्रद्धा और प्रेम जब मिल जाता है तो भक्ति का निर्माण करता है, यानी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और कविता क्या है, निबंध संग्रह जो है इन्हीं का है। तो उसमें देखिएगा चिंतामणि जो निबंध संग्रह है उसमें कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और ग्लानि, ये सारे जो है लगभग 17 निबंध है। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, उसी से लिया गया है श्रद्धा और भक्ति। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, भनहि विद्यापति गाओ रे सुन गुणमती नारी, हरि के संग कछु डर नहीं हे तोहे परम गवारी। इस पंक्ति में रेखांकित जो गवारी पद जो है गमारी, उसका क्या अर्थ है? यानी ये जो पंक्ति है इसका क्या अर्थ है? तो ये जो पंक्ति है इसका अर्थ है
गवारी गमारी मतलब अज्ञानी, यानी विकल्प जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, झिनी झिनी बिनी चदरिया में चदरिया का क्या अभिप्राय है। यानी झिनी झिनी बिनी चदरिया में चदरिया का क्या अभिप्राय है। तो देखिए चदरिया का जो अर्थ है वो चादर नहीं होकर के, कंबल ना होकर के, इसका जो अर्थ है विशेष अर्थ में होगा, यानी कि मन, मानव जो तन है उसे चादर बोलते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कबीरदास की जो पंक्ति है उसमें जो है चदरिया शब्द का अर्थ हो रहा है मानव तन। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उधो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं। यानी कौन जो है अपने आप को अनाथ बता रहे हैं। उधो हम अति निपट अनाथ, तो इसमें अनाथ कौन, यानी गोपियाँ जो है अपने आप को अनाथ बता रही है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नागमती वियोग खंड में जायसी का जो बरहमासा है किस माह से शुरू होता है। यानी जायसी ने जो बरहमासा का वर्णन किया है, बारहमासा का, उसमें किस महीना से शुरुआत किया है। तो देखिए जायसी ने जो नागमती वियोग खंड में जो शुरुआत किया है माह का, बारहमासा का, उसका जो पहला महीना है वो आषाढ़ है। उसमें पंक्ति इस तरह है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आषाढ़ मास से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा गया है। यानी रामचरितमानस जो रचना है उसका हृदय किस कांड को कहा गया है। तो देखिए अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा गया है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए रामचरितमानस में 7 कांड है, इसकी जो रचना है तुलसीदास ने किया है, और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, ये भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए यहाँ से। और प्रथम कांड जो है वो बारकांड है, और अंतिम जो है वो उत्तरकांड है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सामने है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, कभी यहाँ पतंग से किसकी वेदना को दिखाया है। तो किसकी वेदना को दिखाया है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो वर्णन किए हैं वो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। तो यहाँ पतंग से जो वेदना दर्शाया गया है उसमें उर्मिला की जो है वेदना को दर्शाया गया है, यानी लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उसकी वेदना को दिखाया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमालय कविता में कवि ने किसकी संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है। तो किसकी जो संस्कृति है उसके प्रति जो है जर्जर अवस्था में है और असंतोष का भाव व्यक्त किया है। तो जो है भारतीय संस्कृति के प्रति व्यक्त किया है, यानी विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हिमालय कविता है, तो उसमें ऐसा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्याम तन भरबंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। यानी ये जो पंक्ति है वो किसकी लिखी हुई पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तोड़ती पत्थर, यानी तोड़ती पत्थर जिसे मैंने देखा है इलाहाबाद के पथ पर, यानी तोड़ती पत्थर जो कविता रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वहीं से ये पंक्ति को उठाया गया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, तुमुर को राहर कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तुमुर को राहर जो कविता है वो कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तो उसका जो है बारहवां सर्ग है निर्वेद सर्ग, उसी सर्ग से लिया गया है। अब देखिए कामायनी का जो प्रकाशन होता है 1936 में होता है, और इसके जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो 15 है।
ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने उसको कविता में किसका चित्रण हुआ है? मैंने उसको कविता, जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, उसमें किसका जो है चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो है शोषित वर्ग की जो है चित्रण किया गया है। मैंने उसको जब जब देखा रोहा देखा, जो है जैसा गलते देखा ढलते देखा। तो ये जो कविता है, विकल्प बी जो है शोषित वर्ग हो जाएगा, यानी शोषित वर्ग का चित्रण किया गया है। अगला जो प्रश्न है, शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? यानी शासन की बंदूक कविता के माध्यम से किस पर प्रहार किया गया है, यानी नागार्जुन ने अपनी कविता से किस पर प्रहार करते हैं? तो जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, यानी सत्ता पे प्रहार किया गया है। विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कविता जब भी आप पढ़िए तो उसके भावों को पढ़िए, और उसके जो केंद्रीय भाव है, कविता कहना क्या चाह रहा है, उसको जब तक आप नहीं जानिएगा तो ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाइएगा। तो एक एक चीज़ों को जब भी कविता पढ़िए तो किसकी रचना है, उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचना है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, और कविता में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन सब शब्दों का अर्थ क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और विस्तार से जो है हर एक टॉपिक में बताया जा चुका है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं हिंदी जैक्शन पे अवेलेबल है पेपर 2 के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जीवन का झरना में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं? यानी सुख और दुख जो है वो किसके दो किनारा हैं जीवन की झरना कविता में? यानी जीवन का झरना जो आरसी प्रसाद की रचना है उसमें किसको बताया गया है? देखिए इसमें आप देखिए तो जीवन के जो है दो किनारा है, सुख और दुख, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नभ पर पर्वत से मेघों का दर छाया, पावस का कैसा समय सरोनाया। उक्त पंक्ति किसकी है? यानी ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है जानकी बल्लभ शास्त्री जी का पंक्ति है, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद जो है किस रस का स्थायी भाव है आपको बताना है। तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का चर्चा किया है? यानी भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र उसमें कितने अलंकारों का चर्चा किया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए उसमें 4 अलंकारों का चर्चा किया गया है, विकल्प बी सही हो जाएगा। और रसों की संख्या जो है तो 8 रसों की संख्या जो है उसमें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोहा के विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? यानी दोहा जो रचना है उसके विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो विषम और सम चरण में, यानी विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 की मात्रा होती है। तो पहला और तीसरा में जो है 13 और दूसरा और चौथा में 11 मात्रा होगी, तो 13-11 की मात्रा चलेगी, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में कौन एक संचारी भाव नहीं है? तो कौन जो है संचारी भाव नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए मोह संचारी भाव है, शंका भी है और चिंता भी है, तो तीनों जो है संचारी भाव है, लेकिन रति जो है अस्थाई भाव है, संचारी भाव नहीं है, और यह नहीं पूछा गया है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है, यानी मुख्यतः 33 संचारी भावों की संख्या है, तो ये थोड़ा सा होनी चाहिए आपको जानकारी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जगन में रघु और गुरु का क्रम क्या होगा? यानी जगन जो होगा उसमें रघु और गुरु का कर्म क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहले रघु होगा, उसके बाद गुरु, उसके बाद रघु, यानी विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए जगन जो ये टॉपिक आया है ये छंद नामक टॉपिक से दिया गया है, जिसमें गुरु और रघु की जो मात्रा होती है किसमें क्या होना चाहिए वो निश्चित किया गया है। तो छंद वाले टॉपिक को आप जब अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में
कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। तो ये बातें जो है अनुच्छेद 343 में कहा गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 से 51 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक है जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इनको जो रचना है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 ईस्वी में। ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुंकार, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी ये तीनों भी इन्हीं की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड जुगर किशोर द्वारा कब प्रारंभ हुआ, यानी जो संपादक थे जुगर किशोर, उन्होंने उदंत मार्तंड का जो पत्रिका का हिंदी के प्रथम पत्रिका माना जाता है उसका प्रकाशन कब शुरू किया था। तो इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था 1826 ईस्वी से हुआ था, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ। तो इसका जो स्थापना होता है 1950 ईस्वी में होता है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा प्रश्न, अब कुछ प्रश्न और बचा है तो अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के मैथिली भाषा जो है उसको कब जोड़ा गया। तो 2003 ईस्वी को जोड़ा गया है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है, आप कमेंट करके बता दीजिए, ध्यान में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है, यानी भक्ति को एक रस के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है। तो रूप गोस्वामी ने उसको प्रतिष्ठित किया है रस के रूप में, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विभावानुभावा विभचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किसका रस सूत्र है। बहुत प्रसिद्ध जो है रस सूत्र है, तो ये जो रस सूत्र है भरत मुनि का दिया हुआ है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी भरत मुनि हैं, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है। यहाँ जो पंक्ति पूछी गई है उसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, यानी चर्चा जो है बंद की वृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। काव्यालंकार जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। तो ये जो रचना है वो भामह की रचना है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है, यानी वह कौन सा रस है जो रसराज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 भेद होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो प्रतिदिन यानी अव्ययी भाव समास है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है। अभ्युदय जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो अभ्युदय हो जाएगा, यानी अभी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अभ्युदय, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं,
तो ध्यान से जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, रामायण में कौन सा प्रत्यय है, यानी रामायण जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो रामायण में जो प्रत्यय है वो आयन प्रत्यय होगा, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि मात्रा जो है बदल जाएगी। ये थोड़ा सा जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य है, यहाँ बताना है कि कौन सा जो है संयुक्त वाक्य है। तो देखिए यहाँ अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये तो सरल वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये भी सरल है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये भी तो वही है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये देखिए संयुक्त वाक्य है, जुड़ा हुआ है और से, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि वाक्य के जो भेद हैं 3 हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र, जो कि रचना की दृष्टि से, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध जो शब्द है उसका चयन कीजिएगा। कवित्री किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो कवित्री का जो शुद्ध रूप है विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कवित्री लिखा जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोविकार का सही संधि विच्छेद होगा, तो मनोविकार का जो हो जाएगा मनः जोड़ विकार, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखिए संधि में जो होते हैं, जब तक आप संधि को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक थोड़ा सा कठिनाई होगा। तो जब तक आप व्याकरण नहीं देखिएगा, व्याकरण में आप विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, संधि है, तत्सम शब्द है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना ही होगा, क्योंकि इस समय को नोट्स में अगर बांधेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। तो आप एक व्याकरण का पुस्तक रखे हुए हैं कोई भी, तो अच्छी बात है, नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, उसको आप रख सकते हैं। वीडियो के टैग में लिंक लगाया हुआ है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है और प्रमाणिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है निम्न में कौन असंगत है, यानी असंगत है उसको देखना है। तो देखिए अपमान का सम्मान, ये तो बिल्कुल सही बात है। अनाथ का सनाथ, आगामी का विगत, अथ के विरतिन, ये तो जो है गलत हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, यानी ये असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी देखना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है, तो पावक, अनर और कृषाणु, ये तीनों उसका पर्यायवाची है, लेकिन वासव जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन बिहार के साहित्यकार नहीं है। देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, देखना है कि निम्न में कौन जो है बिहार के रचनाकार नहीं है। तो देखिए बिहार का जब चर्चा हुआ तो जानकी बल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी, तीनों जो है बिहार से आते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो विकल्प बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ देखना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोधन पंचराइट कहानी का पात्र है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। होरी जो है पूस की रात की कहानी का पात्र है, तो ये गलत है, होरी नहीं, पूस का रात का जो है हरकू हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। सामनाथ शिव की दावत का ये सही है। भगजोगनी कहानी का पलौट, ये सही है, तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सुमेलित नहीं पूछा था, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन असंगत है, संगत है, यानी कौन संगत है। तो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का है, तो ये तो संगत नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी संगत नहीं है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का, तो ये भी नहीं है। यानी श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल का, ये बिल्कुल सही है। संगत पूछ रहा था, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में ओंकारनाथ किस पत्रिका का संपादक है। ओंकारनाथ जो है किस पत्रिका का संपादक है, ये आपको बताना है। देखिए ओंकारनाथ जो गोदान में चर्चा किया गया है, मुंशी प्रेमचंद का रचना है, जो 1936 में आता है,
और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें ओंकारनाथ एक पात्र है जो संपादक रहता है और ये बिजली पत्रिका का संपादक रहता है। विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्म के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जन्म के अनुसार जब सजाना है तो सबसे पहले सूरदास आएंगे, उसके बाद जायसी, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद रहीम। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भक्तिकार की रचना है, भक्तिकार को आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि कब किन का जन्म हुआ था, कौन किन की प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रश्न ये जटिल पूछा हुआ है। इसमें फूल भी है, सुर भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका है? तो देखिए ये जो कथन है फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है। मेरा आंचल उपन्यास जो है उसमें उसकी जो भूमिका है उसमें इसका जो है वर्णन किए हैं। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। मेरा आंचल उपन्यास से दिया गया है। कभी कभी ये पूछ देगा कि ये कुछ उपन्यास से दिया गया है, तो मेरा आंचल उपन्यास से दिया गया है, ये भी जानकारी होना चाहिए। जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं और उसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। जो आंचलिक उपन्यास है बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव पे केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा जो रचना है वो किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। विकल्प ए सही हो जाएगा। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। आगे देखिए आ गया गोदान का प्रकाशन कब हुआ? यानी गोदान जो उपन्यास है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ। विकल्प सी सही हो जाएगा। और प्रेमचंद की ये एक रचना है, प्रेमचंद की ये रचना है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, जो 1936 में प्रकाशित हुई है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है, यानी चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे है विद्यापति पदावली के संपादक कौन है? तो विद्यापति पदावली जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित किया गया है। यानी विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों को लेकर के संपादित किया गया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ऊपर चर्चा किए थे कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसको तुलसीदास ने लिखा है, जिसमें 7 कांड है। यानी विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए सुमेलित करना है। हिमालय जो कविता है दिनकर की है, बिल्कुल सही बात है। शासन का बंदूक जो है रचना यहाँ दिया हुआ है, तो शासन की मजदूर है नागार्जुन के, तो ये तो गलत है। मेघ गीत यहाँ थोड़ा सा जानकी बल्लभ शास्त्री का है, तुमुल को रहा जयशंकर प्रसाद का है। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, इसके जो रचनाकार हैं नागार्जुन है। तो विकल्प भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा को सधोकरी किसने कहा है? तो कबीरदास की जो भाषा है उसको रामचंद्र शुक्ल सधोकरी भाषा कहते हैं। विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखिए कबीरदास की भाषा को ये सधोकरी कहते हैं और श्याम सुंदर दास जो है पंचमेल खिचड़ी कहते हैं और कबीरदास को जो है भवानी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो ये तीनों विकल्प को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो विद्यापति के संदर्भ में ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। इसको घुमा करके पूछ दिया जाएगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, किस कवि के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जो है विद्यापति कवि के लिए प्रयोग किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बिहार स्टेट 2000
25 जो आने वाली है उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको गति प्रदान करेगा। इसी तरह हम लोग जो है रेगुलर क्लास 9 बजे चलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और एक एक टॉपिक का क्लास होगा, यानी प्रत्येक जो टॉपिक दिया हुआ है उसका क्लास होगा। पेपर 1, पेपर 2 और साथ ही साथ 4.0 का भी बीच बीच में होता रहेगा। तो आप लोग समय से उपस्थित होइए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, यही कामना है। अगर आप स्टेट का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पर जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके 199 रुपया इस पर जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए किसी भी पेपर का, 1 और 2 दोनों का। तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम इधर से आपको प्रीवियस सेट, प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार देखिएगा तो स्टेट 100% निकल जाएगा। अगर आप बीपीएससी का नोट्स पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट कर दीजिए, तो इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा, जिसको आप करिएगा तो आपका संपूर्ण तैयारी लगभग 95% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो कहीं आप भी अगर कोई चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट बनाए तो उसकी आवश्यकता नहीं है, हम सारा चीज़ उपलब्ध कर दिए हैं और कर देंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आपकी सफलता है हमारी सफलता है। आप जब सफल होइएगा तो हम खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। तो आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें और हम समय से आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपका जो संपूर्ण तैयारी है उसको पूरा करेंगे और आपको जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम अपनी भूमिका को जो है अदा करेंगे। तो इसी तरह चैनल पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन जो जिससे समय पे मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आप भी एक योग शिक्षक बन करके अपना जो है समाज का विकास कीजिए, भारत देश का विकास कीजिए, जिससे कि आप जो है एक सभ्य नागरिक का निर्माण कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।